बिहार एक ऐसा स्टेट जो नालंदा, मिथिला, तेलहारा, ओदांतपुरी और विक्रमशिला जैसी प्राचीन यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इसी जगह से महात्मा बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व आए थे। इसी बिहार ने देश को राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहले राष्ट्रपति दिए थे। यहाँ तक कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज के पटना के रूप में जानी जाती है। कई सदियों तक शाही शक्तियों का प्रमुख केंद्र और भारतीय संस्कृति का प्रमुख स्थल रहने वाला बिहार आज इतना पिछड़ क्यों रहा है? इसी बिहार ने देश को सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर दिए हैं। जो स्टेट प्राचीन समय से ही शिक्षा के मामले में सबसे ऊंचा रहने वाला था, वो आज देश की सबसे कम साक्षरता वाली लिस्ट में कैसे आया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू से समझते हैं। बिहार एक बीमारू स्टेट की लिस्ट में आता है। बीमारू शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1980s में ही आशीष बोस ने PM राजीव गांधी को दिए एक पत्र में यूज किया था। ये वर्ड बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए यूज किया जाता था। उस समय आज का छत्तीसगढ़ MP का, झारखंड बिहार का और उत्तराखंड UP का पार्ट था। इन राज्यों को बीमारू स्टेट्स की लिस्ट में इसीलिए डाला गया था क्योंकि उस टाइम ये फूड सिक्योरिटी में फूड कंज्यूमर्स की लिस्ट में आते थे। मतलब सिंपल सा है कि उस समय ये स्टेट जितना फूड प्रोड्यूस करते उससे कई गुना ज्यादा फूड कंज्यूम करते थे। MP ने एग्रीकल्चर में, राजस्थान ने टूरिज्म में और UP ने एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर फोकस करके अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाई है। लेकिन बिहार आज भी उसी लिस्ट का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि बिहार को केंद्र की तरफ से बजट नहीं मिलता है, बल्कि 2024-25 के बजट में बिहार को ही सबसे ज्यादा फंड दिया गया है। वो बात अलग है कि पॉलिटिकल समीकरण बिठाए रखने के लिए ये जरूरी था, नहीं तो आपको तो पता ही है कि नीतीश तो सबके है और सरकार को स्टेट के एग्रीकल्चर सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम पर और भी ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा, जिससे बिहार भी दूसरे स्टेट की तरह बीमारू स्टेट की लिस्ट से बाहर आ सके। और पॉपुलेशन के मामले में तो बिहार से सब पीछे है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य था, जिसकी कुल 89% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन थी और उस वक्त बिहार का जनघनत्व भी 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। पॉपुलेशन एक तरह से दो धारी तलवार है, जिसका अगर सही से यूज किया जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, वरना तो ये तलवार इतनी धारदार है कि सभी को दबोच लेगी। और आपने ये तो कई जगह सुना भी होगा और देखा भी होगा कि देश में ज्यादातर मजदूर बिहार के रहने वाले होते हैं। और ये तो आपने अपने आसपास महसूस भी किया होगा कि फसल कटाई हो या फिर फैक्ट्रीज में वर्कर्स का काम हो, ज्यादातर आपको वहाँ पर बिहारी लोग ही मिलेंगे। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि देश में 2036 तक बिहार की आबादी 30% तक बढ़ जाएगी। मतलब कि देश में हर 7वां व्यक्ति बिहारी होगा। एक बार सोच के तो देखो कि ये कितनी डरावनी बात है कि अभी हमारी सरकार इतनी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो सोचो आगे क्या होने वाला है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह की भी जरूरत होती है, जिसके लिए पता नहीं कितने ही पेड़ पौधों को काटा जाता है, जिसका असर हमें क्लाइमेट चेंज पर दिखता है। क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं आपको सार्थक गोस्वामी का ये वीडियो रिकमेंड करूंगा, जिसमें आचार्य प्रशांत जी ने बड़े ही आसान भाषा में समझाया है। बिहार की पॉलिटिक्स पूरे देश के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, क्योंकि वहां पर लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे बड़े बड़े लीडर्स ने CM की कुर्सी संभाली है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जिस स्टेट में 10-15 साल तक एक ही पार्टी की सरकार हो, तो उस स्टेट की ग्रोथ दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान का ही एग्जाम्पल ले लो, जहाँ राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है, वहीं MP में पिछले 3 टर्म से एक ही पार्टी की सरकार है, तो ग्रोथ रेट में भी थोड़ा तो फर्क है। लेकिन बिहार के मामले में ऐसा नहीं है। 1990 से लेकर 2004 तक बिहार में लालू यादव की सरकार रही है। तकरीबन 15 साल तक बिहार लालू यादव और उनकी पत्नी की गवर्नमेंट के अंडर था। बिहार की पॉलिटिक्स आप इस बात से समझ सकते हो, जब लालू यादव को जेल हुई थी तो उन्होंने CM पद पर किसी एजुकेटेड व्यक्ति को बिठाने की बजाय अपनी पत्नी राबड़ी देवी को CM पद दिया था। एक बार आप सोच के भी देखो कि कितने शर्म की बात रही होगी कि बिहार को एक ऐसी CM मिली थी जो अपने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ तक नहीं पढ़ पाई थी, जिससे बिहार में एजुकेशन का भट्टा तो बैठना ही था। और धीरे धीरे बिहार जातिवाद और परिवारवाद का शिकार बनता गया। फिर बिहार के CM पद पर करीब करीब 20 साल तक नीतीश कुमार रहते हैं, जो अभी भी BJP के साथ गठबंधन वाली सरकार के CM है। इतने सालों तक बिहार में एक ही पार्टी की सरकारें रहने के बावजूद बिहार आज भी अशिक्षित, पिछड़ा और गरीब स्टेट है। ऐसा नहीं है कि बिहार के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बिहार के CM मनमोहन सिंह के भी खास थे और PM मोदी के भी खास है, लेकिन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के चलते बिहार आज भी उसी बीमारू स्टेट की लिस्ट में है। प्रशांत किशोर ने इस पूरे सिस्टम को बदलने की हिम्मत तो दिखाई थी, लेकिन कितने शर्म की बात है कि जनता ने उनको बदलाव के नाम पर एक सीट तक नहीं दी है।
किसी भी स्टेट की हालत देखनी हो तो उस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर देख लो, जिससे यह पता चल जाएगा कि वो इंडिया की नेशनल कैपिटल जितना अनसेफ है या फिर देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई जितना सेफ है। और यही हाल हो रहा है हमारे बिहार के साथ। बिहार के नेता आपस में ही लड़ते हुए एक दूसरे के टर्म को जंगल राज बोल रहे हैं। एक बार आप सोच के भी देखो कि ये कितने शर्म की बात है कि सिचुएशन को सुधारने की बजाय स्टेट असेंबली में लीडर्स आपस में ही लड़ रहे हैं। इसी साल जनवरी की ही बात है, नशे में धुत हुए 4 लोगों ने एक महिला के साथ कर दिया। उससे पहले अगस्त 2024 में एक दलित लड़की के साथ भी कर दिया गया। पता है उस लड़की की उम्र क्या थी? मात्र 14 साल। ये हाल है बिहार का। कहां से ये तरक्की करे? ना नेता कुछ करना चाहते हैं और ना ही पुलिस प्रशासन। बाकी लोगों को तो सब कुछ फ्री में ही दे दो, तो फिर उनको लॉ एंड ऑर्डर से क्या मतलब है? बिहार और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने देश को सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर दिए हैं। यही वो बिहार है जो वाल्मीकि की रामायण, वेद व्यास की महाभारत और पाणिनि की अष्टाध्यायी के लिए प्रसिद्ध है। बिहार और बंगाल पहले से ही शिक्षा के मामले में सबसे आगे रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में बिहार के एजुकेशन सिस्टम की हालत देख ले तो यह विश्वास भी नहीं होगा कि ये पहले वाला प्राचीन बिहार है। पॉलिटिशियंस और अमीर लोगों ने तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे स्टेट में भेज दिया है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे आज भी बिहार के उस सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम में फंसे हुए हैं। 2005 में नीतीश कुमार ने सीएम बनते ही कॉलेज और स्कूल्स की नई बिल्डिंग बनवाई, स्टूडेंट्स को साइकिल और यूनिफॉर्म भी बांटे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एट प्रेजेंट बिहार के कॉलेज और स्कूल्स के ये हाल है कि वहाँ पर ना तो पूरे टीचर्स और प्रोफेसर्स है और ना ही प्रैक्टिकल इक्विपमेंट, उसके साथ ना तो प्ले ग्राउंड है और कहीं कहीं पर तो गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग्स तक नहीं है। करप्शन के कारण बिल्डिंग्स की जगह झोंपड़ियां बनी हुई है, जिससे बिहार की लिटरेसी रेट और भी नीचे गिरती जा रही है। ये हालात सिर्फ बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स के नहीं हैं, पूरे देश की गवर्नमेंट स्कूल्स के यही हाल है। पता नहीं लोकल लीडर्स को ये सब क्यों नहीं दिखता है। भ्रष्टाचार और करप्शन का नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में बिहार का नाम आता है। करप्शन और चोरी के मामले में बिहार का कोई जवाब नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा स्कैम फूडर स्कैम है, जिसे नीतीश राजपूत ने इस वीडियो में बड़े ही आसान भाषा में समझाया है। पिछले साल जब बारिश का सीजन आया तो काफी सारे स्टेट के लिए पॉजिटिव और अच्छी खबर थी, लेकिन इसी बारिश के मौसम में लगभग 2 महीने में ही बिहार में 15 ब्रिज कोलैप्स हो गए। ये ब्रिज अगर ईमानदारी और जल्दबाजी में न बनाकर एक परफेक्ट प्लान के साथ बनाए जाते तो टैक्स पेयर्स का इतना सारा पैसा बर्बाद नहीं जाता। और बाकी सरकारी दफ्तर तो बिना घूस लिए चल ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि अगर कागज से वजन हटाओगे तो वो उड़कर आगे चला जाएगा, लेकिन अगर किसी भी सरकारी काम के लिए उस फाइल्स पर वजन रखोगे तो ही वह फाइल आगे जाएगी। बिना करप्शन के वह फाइल वहाँ पर पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, लेकिन वहाँ से हिलेगी तक नहीं। बाकी चोरी चपाटे के मामले में बिहार का स्टैंडर्ड सबसे अलग है। बिहार में सड़क, ब्रिज, रेलवे लाइन और टावर्स भी चोरी होते हैं। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कोई कंपनीज बिहार में अपनी फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगाना चाहती है। बिहार के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन बिहार के नेता बिहार को लैंड लॉक स्टेट बताकर सॉल्यूशन निकालने के बजाय प्रॉब्लम्स को ही दबा देते हैं। और बाकी बिहार के दवा और दारू के बारे में तो क्या ही बात करें। देश में सबसे ज्यादा स्कैम सेंटर्स बिहार में हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में तो सब चर्चा करते हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन पर भी चर्चा करेंगे, ताकि हम हमारे देश को 0.1% बेहतर बनाने में भी मदद कर सकें। पहला सॉल्यूशन यही है कि हमें इस ओवर पॉपुलेशन को किसी भी स्किल्स में बेटर बनाना होगा, जिससे ये आज की यंग जनरेशन गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने की बजाय अपना स्टार्टअप्स या बिजनेस खोले। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हमें इस गंदी पॉलिटिक्स से भी आगे बढ़ना होगा और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आकर देश के लिए काम करना होगा। तीसरा सॉल्यूशन है कि हमें देश और बिहार के हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार करने पड़ेंगे। और चौथा सॉल्यूशन यही है कि सभी सरकारी कामों में ट्रांसपेरेंसी हो। ये भी करप्शन को कम करने के लिए जरूरी है। और आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट हमसे छूट गए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और कैसे देश की यंग जनरेशन एक गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है, लेकिन उनको इस चीज की भनक तक नहीं लगती है। गवर्नमेंट एग्जाम की डार्क रियलिटी के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।